हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनके लिए बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स मैग्नेट ब्रेन आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। हम लोग इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का 1 शॉट रिवीजन आज करने वाले हैं। हम लोग ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी डीपीपीज वगैरह जो थी, डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस आपको मिले थे, हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है इसके 1 शॉट रिवीजन की। कोशिश की गई है कि चैप्टर को जो इनिशियल पार्ट है वो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्म में रखा जाए, जो कि पढ़ने में ज्यादा आसानी हो और जिसको हम बहुत आसानी से अब्सॉर्ब कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है कि केमिस्ट्री सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में। भाई वो बायोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ाई करी जाती है केमिस्ट्री की, बायोलॉजी से रिलेट करके, उसके बाद फिजिक्स से रिलेट करके उसे पढ़ा जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को पढ़ना मतलब सिर्फ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका यूज बायो में भी और फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। फिर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका मतलब ये कि केमिस्ट्री में हम बेसिकली मैटर के कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करते हैं। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इन वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड कंप्यूटर। तो केमिस्ट्री का केमिकल्स में ही पूरा जीवन नहीं है, केमिकल्स के बाहर भी है उसकी एप्लीकेशन। कि सिर्फ केमिकल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, मैटर के बारे में आपने पढ़ लिया, ये तो अच्छा है, बट केमिस्ट्री की और भी ब्रांचेस होती हैं जो उस नॉलेज को बाहर के फील्ड्स में अप्लाई कराती है और उनको नई ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बनाती है। जैसे कि इंपॉर्टेंस इन वेदर पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत है, हमें ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने के लिए केमिस्ट्री की जरूरत है, कंप्यूटर्स को पढ़ने के लिए, उनकी फंक्शनिंग समझने के लिए, क्योंकि उसमें जो मटीरियल यूज हुआ है वो कोई ना कोई एलिमेंट है, कोई ना कोई अलॉय है, और एलिमेंट और अलॉय की प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री ही पढ़ता है। ठीक है। फिर आता है इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है भाई कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके। अब देखिए केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हमें कहां कहां मिलता है। केमिस्ट्री फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज हो रही है। फिर एल्कलीज, एल्कलीज आप जानते हैं क्या होता है, वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो बेसिस के तो कई जगह यूजेस है ना, पानी में घोल के उसको यूज करने के लिए, तो हर उस जगह पे केमिस्ट्री का ही तो यूज हो रहा है। एसिड्स, ये भी केमिस्ट्री के अंडर में है। सॉल्ट्स, डाइज, डाइज मतलब क्या होते हैं, कलर्स, जो कलर इंपार्ट करने वाले एजेंट्स होते हैं या फिर जो कलर्स होते हैं वो डाइज कहलाते हैं। ठीक। ड्रग्स, यहां पे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन होता है। ठीक है। वहां मेडिसिनल यूज में जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे केमिस्ट्री का ही तो यूज करके मेडिसिन को बनाया जाता है। देन वी हैव पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब एक सिंगल यूनिट को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। जब बहुत सारी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो पॉलीमर बनाती है। अब पॉलीमर्स के फॉर्म में सबसे कॉमन चीज हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स हैं वो एक्चुअल में पॉलीमर्स ही तो हैं। क्या है पॉलीमर, पॉलीमर एक्चुअली एक लंबी चेन होती है रिपीटिंग यूनिट्स की। तो एक यूनिट है मोनोमर, अब ये मोनोमर अगर बहुत सारे जुड़ते जाएंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे। मर मतलब होता है यूनिट, पॉली मतलब होता है मेनी। ऐसा सब्सटेंस जो बहुत सारी यूनिट्स का बना हो उसे पॉलीमर बोलते हैं। ठीक। फिर आते हैं हमारे डिटर्जेंट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो सब बनाने के लिए भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत है। ठीक है। देन वी हैव अलॉय, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, 2 और मोर मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके मिक्सचर्स को हम लोग अलॉय बोलते हैं। अलॉय को बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग फील्ड्स और ब्रांचेस हैं जहां केमिस्ट्री का यूज होता है कॉमनली। ओके। फिर हमने जो हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस थे उसमें 2 ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिसमें है सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड एजाइडोथाइमिडीन। ये एजाइडोथाइमिडीन जो है ये एड्स के लिए, एड्स के एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जिसमें वो थोड़ा सा आराम दे देता है पेशेंट की बॉडी को। सो ये उस तरीके का एक ड्रग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होती हैं, उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लाइक कलर, ओडर, उसकी स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कितना भारी है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल नेचर के बारे में बताती हूं। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो उसके केमिकल नेचर के बारे में बताती हूं कि भाई कोई सब्सटेंस एसिडिक कितना है, कोई बेसिक कितना है, कंबस्टिबिलिटी क्या है उसकी, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो फिजिकल एंड केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज मैटर की हम लोग पढ़ते हैं। नाउ वी कम टू दी एसआई यूनिट्स। हम लोगों को अगर आपको याद हो तो एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है यूनिट्स का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब कहीं कुछ यूनिट यूज हो रही थी, कहीं कुछ यूनिट यूज हो रही थी, कहीं कुछ यूनिट यूज हो रही थी, तो उस यूनिट को मतलब समझ लीजिए हमने कोई रिसर्च करी तो उसमें मैंने कोई यूनिट यूज करी एक्स, सेम सब्सटेंस के ऊपर कहीं और एक रिसर्च हुई और वहां पे एक यूनिट यूज हुई वाई। अब इन दोनों स्टडीज को रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनकी यूनिट्स अलग अलग थी। तो उसके बाद यूनिवर्सली एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखने के लिए सोचा गया। सो दिस सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, जो पूरा यूनिवर्सली इंटरनेशनली हर जगह पे एक्सेप्टेड सिस्टम है यूनिट्स का, इसको स्टैब्लिश किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स में। और एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स रखी गई। इसका मतलब कि 7 मेन यूनिट्स रखी गई और बाकी यूनिट्स इन 7 यूनिट्स में से निकाली गई। तो 7 मेन यूनिट्स हैं और बाकी यूनिट्स इन्हीं यूनिट्स को यूज करके बनाया गया है। ठीक है। सो वो 7 जो मेन यूनिट्स हैं वो ये है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, और वहीं पे उनके ये सिंबल्स दिए हुए हैं। तो ये टेबल ऑल इन ऑल कहा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में भी टेबल को देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद ये उनकी यूनिट्स के नेम है, जैसे लेंथ है तो मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। केल्विन तो हमारा हर जगह यूज होता है, इसके अलावा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी है, बट ये एसआई यूनिट है केल्विन, ये मेन है, हर जगह यूज होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए वी यूज कैंडला। ओके, फिर ये उनकी एसआई यूनिट्स जो है उनके सिंबल्स हैं। सो इस टेबल को आप एक बार इसके थ्रू एंड थ्रू बार बार जा सकते हैं, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 बार देखते रहोगे, नजर फेरते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगी 5 बार के बाद। ठीक है। अब आते हैं वो प्रीफिक्सेस जो हम लोग एसआई सिस्टम में यूज करते हैं, लाइक 10⁻⁻24 योक्टो सिंबल y, सिमिलरली 10⁻⁻21 जेप्टो सिंबल z, 10⁻⁻18 एटो a, 10⁻⁻15 फेम्टो, सिमिलरली 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली, then 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻1 डेसी, 10 डेका, 10⁻2 हेक्टो, then 10⁻3 किलो, then 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गिगा एंड 10⁻12 टेरा। इन नामों से हम उन्हें बोलते हैं। कोई भी चीज भाई 10⁻12 है, आप उसे टेरा बोल सकते हो, ये उनके सिंबल्स हैं। ठीक। then 10⁻15 पेटा, 18, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा एंड 10⁻24 योटा। ये प्रीफिक्सेस हैं जो एसआई सिस्टम में यूज होते हैं, यूनिवर्सली यही यूज होते हैं, इन्हीं नामों से उन्हें पुकारा जाता है और यही सिंबल्स उनके यूज किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में सबसे पहले तो उन्होंने दिया हुआ है मास। मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। ओके, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि भाई ये मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होगा। वहीं वेट क्या होता है, इस पर्टिकुलर मास पे, मतलब समझ लो पहले मास के लिए ये कोई एक सब्सटेंस है, इसमें कितना कंटेंट प्रेजेंट है अंदर, इसमें कितना कंटेंट प्रेजेंट है अंदर, वो उसका मास होता है, किसी भी चीज का मास होता है वो। सो दिस इज अ सब्सटेंस और इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो मास हो गया। ठीक। वेट क्या होता है, इस मास पे
कितनी ग्रेविटी लग रही है, मतलब कितने फोर्स से उसको नीचे खींचा जा रहा है, ये होता है उसका वेट। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वेट होता है। अब वेट जो है वो चेंज हो सकता है जगह से, हर जगह पे। जैसे अर्थ पे अलग होगा तो मून पे अलग होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में डिफरेंस है ना। अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी कम है। तो मून पे ग्रेविटी कम है तो मून पे वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम पावर से नीचे खींचा जाएगा ऑब्जेक्ट को। वहीं अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पे मून के कंपैरिजन में वेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी जो है वो मून के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो नीचे फोर्स से खींचेगा। ठीक है, मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। अगर आप यहां रखो अर्थ पे या मून पे रखो, भाई अंदर का मैटर कैसे चेंज हो जाएगा, वो तो उतना का उतना ही रहेगा, चाहे यहां रहो या मून पे रहो। तो मास नहीं चेंज होता, बट वेट जो है वो चेंज हो जाता है। इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जैसे जैसे ग्रेविटी बदलेगी वैसे वैसे किसी भी जगह किसी भी सब्सटेंस का वेट चेंज होता जाएगा। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे हो गए मास, वेट और वॉल्यूम। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नया टॉपिक, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब केमिस्ट्री क्या है? वो एक स्टडी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, है ना। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो होते हैं बहुत छोटे, मतलब वो माइक्रोस्कोप के भी बियॉन्ड है। हमें कहां दिखते हैं? सिंपल से माइक्रोस्कोप से तो आप देख ही नहीं सकते उन्हें। और एटम की तो आपने अभी भी डिटेल्ड फोटो नहीं देखी है, ओवरव्यू फोटो देखी है उसकी, एक स्कैनिंग और टनलिंग माइक्रोस्कोप से, है ना। सो एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low masses and are present in extremely large numbers। इसका मतलब क्या कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम मास, मतलब बहुत कम मास के होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो किसी भी जगह में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमें बहुत ज्यादा नंबर्स में मिलते हैं। अब एक केमिस्ट जो होता है, जो केमिस्ट्री की स्टडी करता है, उसे इतने बड़े नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से डील करना है। ठीक है, अब जब उन्हें इतने सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से डील करना है तो ऑब्वियस सी चीज है, हमने वो जो मोल कंसेप्ट बनाया है वो क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हमने जो इसमें 0.022 करके 10 टू द पावर 23 लगाया है, ये अपना काम आसान करने के लिए लगाया है। अगर मैं 10 टू द पावर 23 को हटा दूं तो वो कुछ इस तरीके का लगेगा। अ केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर एज लार्ज एज 6022 00000000 एंड सो ऑन, 20 zeros लगे हुए हैं आगे। फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और एज स्मॉल एज 0.00000000000, देन और बहुत सारी बार 0 एंड देन 166 ग्राम्स मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कितना छोटा है, उसका मास जब आप ग्राम्स में निकालोगे तो देखो कितनी बार 0 आएगा, तब जाके कहीं फिर 166 हमने लिखा है। अगर आप एक मोल के बारे में पढ़ रहे हो तो एक मोल में 602222 वो 6022 एंड फिर n नंबर ऑफ टाइम 0 लगा हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज से या इतनी छोटी वैल्यूज से कैसे पढ़ा जाए? इनको तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, इनको डील करना मुश्किल है, इनको कैलकुलेट करना मुश्किल है, सबसे मेन चीज लिखना ही मुश्किल है। गलती से अगर एक 0 ही बीच में से स्किप हो गया तो क्या, मेरे तो पूरे कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगे। अगर मैं कुछ बना रहा हूं केमिकल लैब में, अगर मैं केमिस्ट्री लैब में कुछ बना रहा हूं और मेरा बीच में से एक 0 गलती से मिस हो गया, या समझ लो एक 2 मिस हो गया गलती से इतने बड़े कैलकुलेशंस में, तो मेरी तो रिएक्शन फेल हो जाएगी बुरी तरीके से, रिजल्ट्स गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। Similarly, other constants such as Planck's constant, speed of light, change charges on particles involve number of above magnitude। इतना ही magnitude यहाँ पे भी हमें देखने के लिए इन units में मिलता है। It is difficult to write or count number involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operations। जैसा कि अभी आपको बताया था
ये सबसे बड़ी मुसीबत किसके लिए है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशन कैसे किया जाए। चलो एक बार को लिख लेंगे, एक बार को याद कर लेंगे, पर जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो अब इसको ही इससे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपको समझ आ जाएगा, है ना, कि कितना मुश्किल है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n। मतलब हम किसी भी नंबर को अगर 10 टू द पावर टाइम्स करके शो कर दें तो उसको रिप्रेजेंट करना, स्टडी करना, लिखना, कैलकुलेशंस करना सब आसान हो जाता है। वेयर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू and capital N is a number called digit term which varies between 1.000 and 9.999। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इस वाले n को 1 पॉइंट कुछ रखें या 1 से लेके 9 पॉइंट, जैसे ये 999 है, और 1.111 है ना 0, इससे लेके इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। एक नंबर, पॉइंट, और फिर n नंबर ऑफ आप डेसिमल डिजिट्स जितनी भी जोड़ना चाहो, ठीक है, और फिर इंटू 10 टू द पावर जितना नंबर ऑफ टाइम्स आपको लगाना है आप लगा दो भाई वैल्यू के हिसाब से। ठीक, thus we can write 232.508 as 2.32508 into 10 to the power 2। क्या किया हमने, इस पॉइंट को दो पॉइंट्स लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखना देखो कितना आसान है। ओके, अब इतने नंबर को मैं चाहूं तो सिंपली ऐसे लिख सकता हूं 2.32 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हो गया सिंपल वे में। ठीक, नोट दैट व्हाइल राइटिंग द डेसिमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स शिफ्ट करे लेफ्ट पे तो मैंने यहां 10 टू द पावर 2 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आपने इस पॉइंट को 2 टाइम्स उधर शिफ्ट किया तो इसका मतलब अब आपने उसको मतलब और छोटा कर दिया नंबर को, तो इनटू उतने टाइम्स आप 10 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, 10 की पावर चढ़ा के रख दो, आपका नंबर वही का वही है क्योंकि आपने 10 की पावर चढ़ा दी ना यहां पे। अभी ये क्या हो गया, आपने उसको 2 टाइम्स उधर किया तो ये 100 हो गया, है ना। आगे Similarly, 0.00016 can be written as 1.6 into 10 to the power minus 4। वहां पे 2 लगाया था, यहां -4 लगाया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो 1 2 3 4, मैं पॉइंट को चार प्लेसेस शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड पे। तो अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हो, इफ पॉइंट इज शिफ्टेड to right hand side, टेन के ऊपर जो ये पावर लगती है ये माइनस में आ जाती है, माइनस में पावर बढ़ती है। और अगर पॉइंट को यू आर शिफ्टिंग टू लेफ्ट हैंड साइड तो जो पावर बढ़ेगी वो पॉजिटिव में बढ़ेगी। ठीक है, राइट पे पॉइंट का शिफ्ट होना नेगेटिव पावर, लेफ्ट पे पॉइंट का शिफ्ट होना पॉजिटिव पावर। ठीक है, सो यहां पे हम उसको आराम से बड़े अच्छे से देख ही पा रहे हैं। आगे, these two operations follow the same rules which are there for exponential numbers। that is, देखिए 5.6 into 10 to the power 5 into 6.9 into 10 to the power 8, 5.6 into 6.9, इन दोनों को मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स है ना, जब पावर्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन में है पावर्स तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8 तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 प्लस 8, तो 5 प्लस 8 हो गया 13। और आप उसका सीधा सीधा आंसर निकालो। जो भी आपका आंसर आएगा आपको उसको पहले सिंगल डिजिट वाले में करना होगा ना, मतलब पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट हो। अभी हमने बोला ना उसको 1.0 से 9.99 के बीच में ही नंबर होने चाहिए, 10 11 12 नहीं, 9.99 से कम होना चाहिए। ठीक, तो 38.64 आया था, मैंने उठा के पॉइंट को एक इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि लेफ्ट पे गया है तो पॉजिटिव पावर चढ़ जाएगी इसके ऊपर, 13 से 14 हो गया।
ठीक है। वहीं पे अगर मैं इस पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करता तो नेगेटिव पावर चढ़ती और नेगेटिव पावर यहां पे इस पॉजिटिव वाले को एक माइनस कर देती, मतलब 10 टू द पावर, अभी ये 10 टू द पावर 13 था, अगर मैं इसके पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करता तो ये हो जाता 10 टू द पावर 12। जितनी टाइम्स आप शिफ्ट करते जाओगे उतने यहां पावर में से एक एक को कम करते जाओ, ठीक है, समझ आया। सो 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। अगला देखिए 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर -6। 9.8 इंटू 2.5 ये तो हमने सिंपल एज इट इज रख दिया, और बाकी बचा हुआ अभी हमने क्या पढ़ा था कि पावर्स ऐड हो जाती है, तो है 10 टू द पावर -2 प्लस -6। सो -2 प्लस -6 प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ये हो गया -678, 10 टू द पावर -8। अब देखो इसमें मैंने एक पॉइंट को इधर शिफ्ट किया लेफ्ट पे, लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, यहां नेगेटिव में है, एक पावर पॉजिटिव आप इसमें ऐड कर दो, मतलब क्या कर दो 10 टू द पावर -8 प्लस 1 कितना हो गया 10 टू द पावर -7। ये आ गया मेरा आंसर। साइंटिफिक नोटेशन, इस तरीके से कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक है। देन 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप देखिए 2.7 और 5.5 ये तो डिवीजन में है, तो मैंने यहां डिवीजन में लिखा है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड होता है, जब डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो देखिए 10 टू द पावर -3 -4, वहां मल्टीप्लाई में था तो ऐड हुआ, यहां डिवाइड में है तो माइनस होगा, माइनस हो गया, तो -3 -4 इट इज -7, ठीक। और हमने क्या किया, पावर को, ये पॉइंट को एक पोजीशन राइट पे शिफ्ट किया, 4.9 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फॉर दीज टू ऑपरेशंस first the numbers are written in such a way that they have the same exponent। हम कोशिश करते हैं कि सेम एक्सपोनेंट में नंबर्स मतलब हम लोग लेके आ जाएं फाइनली। कैसे, ध्यान से देखिए, आफ्टर दैट द कोएफिशिएंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज द केस मे बी। Thus for adding 6.65 into 10 to the power 4 and 8.95 into 10 to the power 3, 6.65 into 10 to the power 4 plus 0.895 into 10 to the power 4, क्या दिखा आपको, यहां देखो क्या था 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। मैंने बोला जो पावर में एक्सपोनेंट होता है उसे हमें सेम करना है ऐड करने के लिए चीजों को। अगर एडिशन है कहीं पे भी तो आप क्या करो, पावर्स को ऐड कर दो, मतलब पावर्स को सेम कर दो, सॉरी, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 को तो हमने एज इट इज रहने दिया, 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4। एडिशन करना था तो 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3, जो ये है इसको मैं यहां 10 टू द पावर 4 बनाने के लिए क्या करूं, इस एक पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4, बन गया, इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक। अब आप इसे आराम से ऐड कर सकते हो, क्या करो 6.65 और 0.895 को हमने ऐड किया, और क्योंकि हमारी दोनों पावर्स अब कॉमन हो चुकी हैं, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, तो इसको कॉमन ले लो, 10 टू द पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया और जो हमारे मेन नंबर्स थे उनको हमने ऐड कर दिया। सो 6.65 प्लस 0.895 ये आ गया हमारा आंसर। एडिशन में आप पावर्स जो होती है ना उनको सेम कर दो, दोनों वैल्यूज के, इनके और इनके पावर को हमने सेम कर दिया। Similarly, the subtraction of two numbers can be done as shown below। Subtraction कैसे कर सकते हो, यहां पे भी देखो सबसे पहले क्या किया गया है, यहां 10 टू द पावर 2 है, यहां 10 टू द पावर 3 है, तो हमने क्या किया, पहले दोनों को 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 मैंने दोनों को कर दिया, ठीक। जब दोनों को 10 टू द पावर -2 कर दिया तो अब आप आराम से 2.5 माइनस 0.48 कर सकते हो और 10 टू द पावर -2 को कॉमन ले लो, तो यहां कॉमन ले लिया, ये आ गया आंसर, ठीक। क्लियर हुआ, आगे, every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it। However, one would always like the results to be precise and accurate। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो कैलकुलेशंस में होती ही है कि भाई आंसर
ये आना था, हमारा आ रहा है थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा वैल्यूज होना तो लाजमी बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कैलकुल मतलब हम तो जो एक्चुअल में पूरा देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कर रहे हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, अनसर्टेनिटी आ जाती है। However, one would always like the results to be precise and accurate. मतलब कोशिश करता है एक इंसान कि भाई मेरा रिजल्ट एक्यूरेट आए, या एक्चुअल आंसर जो है उसके आसपास तो आए, तब तो मतलब मैं समझूं कि मैं कुछ सही डायरेक्शन में कैलकुलेशंस कर रहा हूं या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। Precision and accuracy are often referred to while we talk about the measurement. Precision और accuracy की हमेशा बात होती है जब भी हम measurements की बात करते हैं, ठीक। Precision refers to the closeness of various measurements from the same quantity. Precision क्या है? Precision को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये क्या है? क्लोजनेस है अलग अलग मेजरमेंट्स की एक ही क्वांटिटी से, एक क्वांटिटी से भाई वो कितना क्लोज है मेजरमेंट्स जो हमारे आए हैं। However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result, ठीक है। सो ये अग्रीमेंट है ट्रू वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू की। क्लियर? अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और समझ आएगा। Of the result is 2 gram and a student A takes 2 measurements and report the result as 1.95 and 1.93। एक रिजल्ट है जो कि है 2 ग्राम, एक स्टूडेंट है A, उसने दो आंसर्स निकाले 1.95 एंड 1.93, एक्चुअल आंसर 2 ग्राम है जो आना चाहिए, ठीक। These values are precise as they are close to each other। अब ये जो दो वैल्यूज है ना 1.95 और 1.93, ये एक दूसरे के बहुत पास है, तो प्रिसाइज वैल्यूज है, इनको हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज, दे आर प्रिसाइज, प्रिसिशन है इसमें, ठीक है। बट आर नॉट एक्यूरेट, बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो मेरे एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, ठीक। Another student repeats the experiment and obtains 1.94 and 2.05 as the results for 2 measurements। अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसका आंसर क्या आया? एक का मतलब उसी स्टूडेंट की एक वैल्यू आई 1.94, एक का आया 2.05, ठीक। These observations are neither precise nor accurate। अब आप देखोगे तो ना ये दो वैल्यू आपस में एक दूसरे से क्लोज हैं और ना ही ये दोनों वैल्यूज हमारे एक्चुअल आंसर से क्लोज हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट ए जो था उसमें प्रिसिशन तो था, मतलब ये दोनों वैल्यूज तो आपस में क्लोज थी, बट जो इसका आंसर आया है स्टूडेंट बी का, वो तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और आंसर से भी दूर हैं, तो ना प्रिसिशन है ना एक्यूरेसी है। व्हेन अ थर्ड स्टूडेंट repeats these measurements and reports 2.01 and 1.99 gram as the result, these values are both precise and accurate। ये 2.01 और 1.99 आपस में एक दूसरे के पास तो है ही, साथ ही साथ में ये मेरे एक्चुअल आंसर से भी काफी क्लोज है, ठीक है। दिस कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल। ये मेरा डेटा है जो आया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ए की प्रिसाइज वैल्यूज हैं, उसका एवरेज आ रहा है 1.94, ठीक है। स्टूडेंट बी की ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है वैल्यूज, एवरेज आ रहा है 1.995। स्टूडेंट सी 2.01 1.99 प्रिसाइज और मेरे एक्चुअल आंसर से एक्यूरेट, देखो एवरेज क्या है, एग्जैक्टली वही जो मेरा एक्चुअल आंसर था। सबसे अच्छे सही वैल्यूज हम बोलेंगे स्टूडेंट सी के पास थी, ठीक। The uncertainty in the experimental or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। आप significant figures का number mention करके uncertainty का पता लगा सकते हो। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty। Significant figures क्या होते हैं? ये meaningful digits होते हैं जो हमें certain है कि भाई ये तो होगा ही, तभी वो significant figure कहलाता है। The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit। Thus, if we write a result as 11.2 ml, we say the 11 is certain and 2 is uncertain। अगर मेरा आंसर आया है 11.2 तो ये तो certain है, 11 तो होगा ही, ये 0.2 जो आया है ना ये uncertain है, ये तो certain है, 11 तो हो गई पक्की बात है, 0.2 जो आया है वो ऊपर नीचे हो सकता है तो वो अनसर्टेन है, ठीक। नाउ
एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में +-1 एक ऊपर नीचे हो सकता है। Unless otherwise stated, an uncertainty of +-1 in the last digit is always understood। ये understood सी चीज होती है, हम इसको मान के ही चलते हैं कि भाई इतना ऊंच नीच तो आंसर में कैलकुलेशन के टाइम पे होगी ही। ठीक, There are certain rules for determining the number of significant figures. These are stated below। अब कुछ रूल्स हैं जो हमारे significant figures को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो all non-zero digits are significant। जितने भी non-zero digits होते हैं वो तो significant हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है। For example, in 285 there are 3 significant figures and in 0.25 there are 2 significant figures। जितने भी non-zero है उनको तो हमें significant important मानना ही है। Zeros preceding to first non-zero digit are not significant। Such zeros indicate the position of decimal point। Thus 0.03 has 1 significant figure and 0.0052 has 2 significant figures। आपने एक चीज देखी, इनने यहां ये बोला कि zeros proceeding to first non-zero digit आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले का जो जीरो है ना वो नॉट सिग्निफिकेंट है, वो कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है वो। ठीक है, और वो क्या बता रहा है, वो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन इंडिकेट करता है वहां पे। ठीक है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस आए हुए हैं तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस होती है। देन zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होना चाहिए उन जीरोस को, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि ये देखिए 0.200 में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, सो हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो टर्मिनल जीरो होते हैं ना, टर्मिनल मतलब होता है खत्म होने वाले पॉइंट पे, तो खत्म होने वाले साइड पे मतलब देखो ये एंडिंग साइड है, इनको हम लोग टर्मिनल जीरोस बोलेंगे, है ना। तो अगर टर्मिनल जीरोस खाली हैं और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वह सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए इस वाले नंबर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बट 100 पॉइंट, अब देखो यहां पॉइंट लग गया है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 100.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के बाद वाला जीरो तो ठीक है मान्य होगा, पर अगर डेसिमल पॉइंट लगा है तो ये दोनों भी मान्य होंगे, माने जाएंगे सिग्निफिकेंट में। तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 3 है, 1 0 0, क्योंकि यहां एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता जो सबसे पहला नंबर है। ठीक है, फिर सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। इसलिए हम इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? वी कैन एक्सप्रेस नंबर 100 एज 1 × 10⁻²। एक 1 की ही इंपॉर्टेंस है, बाकी 2 0 को तो मैंने 10 टू दी पावर चढ़ा दिया ना, 10 की पावर पे 2 चढ़ा दिया, तो वो हटा दो, 1 का सिग्निफिकेंस है बस। ठीक है, फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 1.0 × 10⁻²। फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए यहां मैंने लिखा है 1.0, बाकी जो ये वाला पॉइंट था ना इसको मैंने क्या 1.0 ऐसे लिख दिया। कहां गया वो वाला नंबर हमारा, ये। ठीक, 1.0 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और जो ये 100 के 2 जीरोस थे इसको मैंने × 10⁻² कर दिया। ठीक है, सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 और 0। तो 1 और 0 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी वो जो बीच के 2 जीरो हैं उनको मैंने 10 की पावर पे चढ़ा दिया। ओके, एंड 1.00 × 10⁻² फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, counting number of objects, for example 2 balls or 20 eggs, have infinite significant figures, as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। आप डेसिमल लगाने के बाद जितने जीरो लगाना चाहो उतने लगा सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर्स हैं। 20 फिक्स्ड नंबर, 2 फिक्स्ड नंबर, 2.348 ये फिक्स्ड नहीं है, इसमें वेरिएशन है ना बाद में। फिर वो हम बोलते ही है कि भाई आखिरी वाले डिजिट में प्लस माइनस का अनसर्टेनिटी तो होती है, ये तो फिक्स नंबर है भाई। 2 बॉल है तो 2 ही बॉल है, 20 अंडे हैं तो 20 अंडे हैं ही,
ठीक है। सो 2 बॉल्स और 20 एग्स, ये तो फिक्स्ड है। अब आप आगे उनके डेसिमल लगा के जितने जीरो लगाना चाहो वो आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो, और इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी काउंट हो जाएंगे वहां। ठीक। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट इज 4.01 into 10 to the power 2 has 3 significant figures, ये 3, एंड 8.256 हैज 4, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, क्लियर हुआ? Addition and subtraction of significant figures. The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. 12.11, 18.0, 1.012, 13.122. Here 18.0 has only one digit after the decimal point, and the result should be reported only up to one digit after the decimal point, which is 31.1. इसका मतलब ये उनने ये बोला है कि क्योंकि 18.0 में यहां देखो सब में ज्यादा है पॉइंट के बाद, सिर्फ 18 ही एक ऐसा है जिसमें जीरो जो है वो मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। तो अब आप जो आंसर लिखोगे, आंसर जो आएगा ना, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट लगाओगे आप, क्योंकि आपका एक नंबर ऐसा है जिसमें सिंगल पॉइंट डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू तक, एक ही प्लेस तक नंबर्स आगे गए हैं। ठीक है। सो हमारा 13.1 फाइनल, ऐसा मतलब इस तरीके से हमको डेसिमल पॉइंट अब सब में लगाना है। 13.1, 1.0, 18.0, 12.1, इस तरीके से वो आएगा। ठीक है, तब एडिशन आप प्रॉपरली कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. In these operations, the result must be reported with no more significant figures as are there in the measurement with the few significant figures. अब देखिए यहां पे क्या है, हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया, टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आ रही है ना हमारे दोनों नंबर्स में मिला के, तो हम यहां भी पॉइंट के बाद 3 ही वैल्यूज लगाएंगे। हमने आंसर निकाला और आंसर निकालने के बाद 3 वैल्यूज हमारे बाद में आनी चाहिए। तो देखो क्या हुआ, 2.5 और 1.25, तो 1.25 एंड 2.5, देखिए 5 5 से 25 एंड 2, 5 2 से 10, 11 12 का 2 कैरी गया 1, 5 1 से 5 6, 2 5 से 10, 2 2 से 4 5 एंड 2 1 से 2, तो ये क्या हो गया 5 2 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी गया 1, 3125 आ रहा है, 3125। अब 1 2 और 3 है, 3 है ना पॉइंट के बाद नंबर्स हमारे, तो हम यहां 1 2 3 और यहां पॉइंट लगा देंगे 3.125, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक। सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारा आंसर है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो हमने वैल्यू कहां तक ली, 3.125। चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, 2.5 में 2, तो आप यहां भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लो, 3.1, यह आ गया मेरा आंसर। इस तरीके से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। और बाकी कैलकुलेशन आपको पता है, पॉइंट को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है, इन पॉइंट्स के बाद के डेसिमल्स को काउंट करके। ठीक। While limiting the result to the required number of significant figures as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding off the numbers. अब rounding off हमें सीखना है। चलिए, if the rightmost digit to be removed is more than 5, अगर rightmost digit जो है वो हमारा 5 से अगर ज्यादा है, the preceding number is increased by 1. For example, 1386, 1.386 हमारा नंबर है। अब अगर मुझे 6 को हटाना है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जो मेरा 6 है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो अगर मैं 6 को यहां से हटाऊंगा तो इससे एक पहले वाले नंबर को मैं एक वैल्यू से बढ़ा दूंगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा 1.39। अगर मेरा आखिरी वाला नंबर, राइटमोस्ट नंबर जो है वो 5 से ज्यादा है तो। ठीक। If the rightmost digit to be removed is less than 5, the preceding number is not changed. फिर हम चेंज नहीं करते। For example, 4.334, if 4 is to be removed, then the result is rounded up to 4.33. Simply. अब ये छोटा है, यहाँ पे 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो जब आप 4 को हटाओगे तो इससे पहले वाले दोनों नंबर्स को कोई छेड़खानी या कोई फेरबदल इसमें आप नहीं करोगे।
ठीक। देन इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 है, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number. अगर odd number है तो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 6.35 इज टू बी राउंडेड अप बाय रिमूविंग 5, 6.35 में मुझे 5 हटाना है, तो 5 के पहले वाला नंबर मुझे क्या दिख रहा है, एक ऑड नंबर दिख रहा है, तो मैं 6.3 को 6.4 कर दूंगा। दैट मीन्स 6.35, क्योंकि ये 5 है और इसके पहले वाला नंबर एक ऑड नंबर है, मैं इसको लिख दूंगा राउंड अप करके 6.4। However, if 6.25 is there, अगर ये 6.25 है और अगर आपको यहां से 5 को हटाना है, तो क्योंकि इसके पहले वाला नंबर एक इवन नंबर है, मैं इसे कुछ चेंज नहीं करूंगा, 6.2 लिख के खत्म। क्लियर हुआ? Often while calculating there is a need to convert units from one system to another. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट्स को चेंज करते आए हैं हमेशा, तो जरूरी भी होता है करना। आपको कैलकुलेशंस करना है, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेंटीमीटर में कोई चीज है, मीटर में करना है, मीटर में कोई चीज है, सेंटीमीटर में करना है, डेसीमीटर में करना है, डेकामीटर में करना है, जिसमें करना है आप अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। The method used to accomplish this is called the factor label method or unit factor method और डायमेंशनल एनालिसिस। इन मेथड्स को, यूनिट को चेंज करने के मेथड को हम इतने नामों से बुलाते हैं भाई, या तो फैक्टर लेबल मेथड, या यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस मेथड बोल सकते हो। इसको डिटेल में अगर सॉल्व करता हुआ, पूरा सॉल्व होता हुआ देखना है, तो आप इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो आप इस चैप्टर का देख सकते हैं। ये वन शॉट रिवीजन है, यहाँ पे रिवीजन के फॉर्म में, पूरा एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में सारे कंसेप्ट्स को लेके एक्सप्लेन किया गया है। जितना डिटेल में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, आप उतना एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख के डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपको भाई अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। आप मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उस पर आप जाइए, वहाँ पे ऊपर फाउंडेशन केमिस्ट्री डालिए। जब फाउंडेशन केमिस्ट्री डालेंगे तो फिल्टर्स में प्लेलिस्ट लगा दीजिएगा, और जैसे ही एंटर करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आइए, www.magnetbrains.com। magnetbrains.com पे जैसे ही आप आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरे कोर्सेज दिखेंगे। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे कोर्सेज को, तो आपको यहाँ पे देखिए JEE और नीट दोनों मिलेंगे। ये JEE और नीट में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ये तो मिलेगा ही। JEE और नीट के लिए बायोलॉजी मिलेगा, है ना, नीट के लिए बायोलॉजी, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है। तो ये चीजें आपको मेन जो आपके कॉम्पिटिटिव्स हैं उनकी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ में आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी मिलेंगे। सो यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स है, और यहाँ पे फिजिक्स है फाउंडेशन, सो फिजिक्स फाउंडेशन, केमिस्ट्री फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन। सिमिलरली नीट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होगा, और मैथ्स की जगह वहाँ बायो होगा। आप वॉच नाउ पे क्लिक करके केमिस्ट्री के वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ओपन हो जाएगा, कवर पूरी कोर्स का डिटेल्स दी है। यहाँ पे नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे वहाँ एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें सीक्वेंस में पूरे वीडियोस डले हुए होंगे। आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर क्लिक करिए और वीडियो को देख सकते हैं। फाइन। मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन फाउंडेशन कोर्स, आपको इन सब के वीडियोस 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। थैंक यू।